एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण को गेम से बाहर ही कर दिया है, दक्षिण इनकी गिनती से बाहर हो चुका है, इसीलिए डिलिमिटेशन के जरिए दक्षिण भारत को कमजोर करना चाह रहे थे कि अगर दक्षिण भारत रहा भी देश की राजनीति में तो उसका कोई वजूद ना हो। क्योंकि जो फिर मैंने पहले कहा कि एक्सपर्ट इस चीज को देखकर हैरान है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो एक अलग सी जो रौनक दिखाई दे रही है या कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही, गृह मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल इमेज की कोई फर्क नहीं पड़ रही, क्योंकि शायद मोदी जी इस वक्त जान चुके हैं, बीजेपी इस वक्त जान चुके हैं कि इमेज के तौर पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, मोदी जी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वो इमेज पूरी ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए अब उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए ऐसा इलाज किया जा रहा है कि इमेज का कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार, जैसे मैंने कहा, ट्रंप भारत को क्या क्या नहीं कह रहा है, इसको लेकर बहुत कुछ फजीयत हो चुकी है। और ऊपर से बीजेपी के एक सीनियर नेता, बीजेपी आरएसएस जुड़े सीनियर नेता राम माधव ने जिस तरह से अमेरिका में जाकर सब कुछ कबूला है कि किस तरह से भारत सरकार ने हर मुद्दे पर अमेरिका सरकार के सामने घुटने टेके हैं, नतमस्तक हुए हैं, वो अपने आप में और ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि राम माधव आखिरकार जो बोल रहे हैं वो कितना खतरनाक है। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? इन्हीं राम माधव का इसी अमेरिका का एक और वीडियो भी है, आपकी स्क्रीन पे चलाई, कि जब वहां एक सोशल जो वर्कर है, उसने सवाल पूछे इन्हीं माधव से कि भारत में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उस पर क्या कहना है, बीजेपी के लोग करते हैं। तो राम माधव भागते हुए नजर आए, राम माधव सवालों से बचते नजर आए। जरा देखिए वीडियो। Shri Madhav ji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhav ji, why are you in America? Why are you in America, Madhav ji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? Who are you meeting with? Who are you meeting with? Are you reporting it? And most importantly, Shri Madhav ji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing? क्या इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इस देश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने और आपने सोचा भी नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं की? या ये देश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमने शायद कल्पना भी नहीं की? मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कल जब से पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म हुई है और जिस तरह से एक बम्पर वोटिंग वहां हुई है, उससे पहले एसआईआर हुआ है, ध्यान रखिए, बंगाल में, उसमें लाखों नाम कटे। उसके बाद ये बम्पर वोटिंग होना और पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बंगाल में अपने आप को पोस्ट कर देना, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी कल रात से लेकर कम से कम 4 एक्सपर्ट लोगों से बात हुई है। सबका ये कहना है कि चौहान साहब, लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, और कुछ तो है जो इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति को शायद समझ में आ रहा है, शायद वो भी, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। क्योंकि वो जो राहुल गांधी ने 16 का आंकड़ा दिया है, एक पहेली छोड़ी थी, वो ऐसे ही नहीं छोड़ी, उसके पीछे कोई वजह है, वरना सदन के अंदर इतनी बड़ी बात बोल के राहुल गांधी इतना हल्का फुल्के वो नहीं है कि इतनी छोटी सी बात करके निकल जाए।
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बंगाल में जो हुआ कल, वो ना ममता बनर्जी ने शायद सोचा था, ना कांग्रेस ने सोचा था, ना हमने और आपने किसी और ने सोचा। सिर्फ शायद बीजेपी को ये उम्मीद थी कि इतनी बम्पर वोटिंग होगी। अब ये बम्पर वोटिंग हुई है या कुछ और खेल है, क्या खेल है, ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि कल रात को बम्पर वोटिंग होती है और प्रधानमंत्री आज सुबह वोटिंग पे जाते हैं और फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लोगों के बीच जाने का एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री उधर की कोई सुध नहीं ले रहे, लेकिन पिछले 15 दिन से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप भारत को नर्क कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी अचानक से, मोदी सरकार को क्या सपना आया कि अचानक से 3 दिन का सेशन बीच चुनाव में बुलाया जाता है और वहां पर महिला आरक्षण विधेयक रख दिया जाता है, जिसके साथ डिलिमिटेशन को जोड़ दिया जाता है। पता था गिरेगा, जो विधेयक गिरेगा, संशोधन गिरेगा, बिल गिरेगा, और गिरा। उसके बाद देखिए कवर अप स्टोरी है ये, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कवर अप स्टोरी है कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। बीच चुनाव में अगर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराना था तो ये बंगाल और तमिलनाडु के बीच चुनाव में इसे करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये तो इन चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस कोई मेजर प्लेयर नहीं है कि जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ये करती। ये जो उसके बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस को एक महिला विरोधी तगमा दिया जा रहा है, ये दरअसल आगे पर्दा है। पर्दे के पीछे कुछ और खेल हो रहा है। उस खेल की पहली कड़ी है शायद बंगाल जीतना। और जिस तरह की कल वोटिंग हुई है उसके बाद लग रहा है क्योंकि मेरे को अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद बीजेपी ने खेल कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो ठान लिया गया है ना, अगर उस पर सरकार अमल करती है, या उस पर अमल तो शुरू हो चुका है, अगर उसमें कामयाब होती है तो बात, लोग एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि बात वाकई में सोचने वाली होगी कि क्या 2047 तक का प्लान अभी से कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कहा कि सीधा सा इसमें यह है कि 4 बार का टर्म मोदी जी का हो, जिसमें से वो 4.5 साल के आसपास शासन करेंगे। उसके बाद अमित शाह का शासन होगा, और अमित शाह का शासन भी 3, 3.5, 4 बार का कम से कम इनका शासन हो, यानी 2047 तक, अगले 20 साल के लिए पूरा तामझाम जो है वो सेट करके दिया जा रहा है। और एक ऐसा सिस्टम लाया जाएगा जहां विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष तो शायद नाम के लिए कोई एक छोटे बहुत हो, बाकी विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी। साथ ही विद इन पार्टी, बीजेपी की पार्टी में भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, इसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें जब एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी, हैरानी तो जरूर होती है, थोड़ा सा डर तो लगता है, और थोड़ा सा ये भी सवाल उठता है कि वाकई में अब राहुल गांधी जो 16 की बात कर रहे हैं, जब देख रहे हैं राहुल गांधी कि ये सब हो रहा है, वो 16 का क्या है? क्यों नहीं देश को पहले ही आगाह करके बता दीजिए कि वो 16 वाला क्या मामला है, अगर इतना सीरियस है। मैं सीरियस इसलिए मान रहा हूं कि एप्स्टीन से नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में अगर इसको कहा है, पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए या किसी चुनावी रैली में कहा होता, अलग बात है। ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा है, जो ऑन रिकॉर्ड गया है। ऑन रिकॉर्ड आज तक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कोई हल्की बात की हो तो आप मुझे बताइए। 2004 से जब से वो सांसद बने, एक भी बार उन्होंने हल्की बात नहीं की है कि जो वो कोई निशिकांत दुबे थोड़ी है, या वो रवि किशन थोड़ी है, मनोज तिवारी थोड़ी हैं जो हल्की बात करेंगे। कोई हल्की बात नहीं करी। हाँ, मोमेंटरली उनकी कई बातों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में वही सारी बातें सच साबित हुई तो तब पता लगा कि कितनी वजनदार बात थी। तो ये 16 वाली जो बात की है उन्होंने, कोई हल्की बात नहीं। तो उनसे आग्रह है कि तुरंत देश को बताइए ये 16 वाला क्या है, क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूं,
कल जो बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है, अगर वो जेन्युइन नहीं है, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो इस देश में चुनावी व्यवस्था के कोई मायने बचते नहीं हैं। यूं ही कोई बीजेपी का नेता ज्ञानेश कुमार के लिए भारत रत्न की डिमांड नहीं कर रहा है। आपने सुना होगा, बीजेपी के एक बड़े मुख्यमंत्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भारत रत्न की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या जो एक मोदी जी के दिल में टीस थी बंगाल ना जीत पाने की, उसमें ज्ञानेश कुमार ने बहुत बड़ी मदद कर दी है? ऐसा क्या किया ज्ञानेश कुमार ने जिसको लेकर उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है? ये भारत रत्न भी मिलेगा अगर एक्सपर्ट की आशंका सच होती है, तो ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न तो छोड़िए, बहुत कुछ और मिलेगा। और इसके अलावा उन सब लोगों को बहुत कुछ मिलेगा जो इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रख रहे हैं। क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा को डिफेंड नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा को पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भेज दिया जाता है। असम का चुनाव खत्म हुए कितने दिन हो गए, वोटिंग खत्म हुए, अब जाके गृह मंत्रालय से सुना है कि जो उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट वाले आरोप जो लगाए हैं पवन खेड़ा ने, उसकी डिटेल मांगी गई है। अब वो डिटेल भेज दी है उन्होंने। उसमें क्या है, कोई कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि झूठ है, किसी ने कहा है कि पता नहीं क्या है। लेकिन जो भी है, सवाल तो पूछा गया इतने लंबे वक्त के बाद। और दूसरी बात, कांग्रेस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव बंगाल में विधेयक लाया जाता, महिला आरक्षण, निशाना कांग्रेस को बनाया जा रहा है। कांग्रेस को क्यों आगे पर्दे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेला जा रहा है? पर्दे के आगे ममता बनर्जी को भी रख सकते थे, डीएमके को रख सकते थे, किसी को भी रख सकते थे। सिर्फ कांग्रेस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के पास अभी भी 99 सांसद है, सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर टूटने की बात आई तो कांग्रेस नहीं टूट रही है, तो इसलिए कांग्रेस को कुछ ऐसा किया जाए, इतना कुछ बदनाम किया जाए कि अलग थलग कर दिया जाए। अलग थलग कर दो तो कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये उम्मीद शायद बीजेपी कर रही है। खुदा जाने क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जिसकी भनक हमें आपको नहीं लग रही, लेकिन सुदूर कहीं थोड़ी सी आवाज जरूर सुनाई दे रही है। खास करके फिर मैं आपको कहूंगा, कल का पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत देखिए, आज सुबह का मोदी जी का फोटोग्राफी करते का वीडियो देखिए, दोनों के तार जोड़िए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कुछ तो है, कोई तो ऐसी खिचड़ी है जो पक रही है, बस हमें पता नहीं चल रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।